कल हम लोग बात कर रहे थे डिग्री के इसेंशियल्स पे कि क्या क्या चीजें डिग्री में मिले तो डिग्री मानी जाएगी, अर्थात किसी न्याय निर्णय में क्या क्या चीजें मिल जाए तो उसे डिग्री की जो स्थिति है, जो डिग्री का स्टेटस है वो दे दिया जाएगा। और लगातार हम बोल रहे हैं कि डिग्री का स्टेटस महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अगर डिग्री का स्टेटस ना मिला तो आपको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इस तक जाने के लिए कृपा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक ही अपील मिलेगी आपको, वो भी तब जबकि जो ऑर्डर हुआ है वो अपीलेबल ऑर्डर इस सूरत में आ जाए। और अपीलेबल ऑर्डर अगर आ भी गया तो आपने एक अपील कर लेनी है, और एक अपील होने के बाद अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है तो फिर पुनरीक्षण के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। फिर आप रिवीजन, सिविल रिवीजन प्रस्तुत करिए, और सिविल रिवीजन तभी आएगा जबकि हम लोग आगे देखेंगे कि धारा 115 में जो बातें कही गई वो पूरी हो रही हो, और धारा 115 में कह देगा कि क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि ये होनी चाहिए, चलो वो भी मिल गई, तो भी पुनरीक्षण आपका अधिकार नहीं है। पुनरीक्षण डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, ठीक है ना। जब हम लोग पुनरीक्षण पर बात करेंगे सीआरपीसी या बीएनएसएस में की भी, और फिर सीपीसी के संदर्भों में होगी, तो पुनरीक्षण किसी का हक नहीं है, अपील हक है। दोनों बातों में फर्क है। अपील सुनने से इनकार नहीं कर सकते आप उसे समरली डिस्पोज ऑफ कर दो, संक्षिप्तता खारिज कर दो, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो मेरिट इन अपील। एक बार में देखते ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो दर्ज ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसमें कोई रेमेडी नहीं, इसमें कोई बल नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हक है अपील। लेकिन जहां तक रिवीजन का सवाल है, रिवीजन में वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों करें रिवाइज, चलो हमें संतुष्ट करिए। और अगर आप संतुष्ट नहीं कर सके तो आपको रिवीजन का अनुतोष हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो विवेकाधिकार है उसके संबंध में। अगर उन्हें लगता है कि कोई इशू इन्वॉल्व है जिस पर विस्तार से सुने जाने की जरूरत है, तो ही वो रिवीजन करने की अनुमति आपको देंगे, अदरवाइज आपको रिवीजन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए आप कचहरी में जाएंगे, जब आप देखेंगे कि मामले एडमिशन पर होते हैं, तो अगर अपील है तो सिर्फ एक लाइन बोली जाती कि सर रेगुलर सिविल अपील है, रेगुलर सिविल अपील है, बस बात खत्म हो गई। इसे दर्ज करने से इनकार ही नहीं हो सकता। इसे दर्ज करने से तभी इनकार होगा जबकि मेमोरेंडम ऑफ अपील ही ना हो। यानी अपील प्रस्तुत करने के लिए जो कुछ चाहिए वही नहीं है, तब बात अलग हो गई। अपील डिग्री की होती है, डिग्री ही नहीं है, चलो डिग्री नहीं है, डिग्री बनने में देर लगती है। जब आप कचहरी में जाएंगे, जब सीपीसी आगे बढ़ेगी तब देखेंगे कि जजमेंट पहले हो जाएगा, डिग्री बाद में बनेगी। तो डिग्री बनने में समय लगता है, डिग्री बन नहीं पाई, तो आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि डिग्री बन नहीं पाई, हम आगे प्रस्तुत कर देंगे। यानी अगर रेगुलर सिविल अपील है तो आप मना ही नहीं कर सकते, सिर्फ तभी मना कर सकते हैं जबकि प्रॉपर जो तरीका है अपील फाइल करने का वही अडॉप्ट ना हो, ठीक है, तब आप मना कर सकते हैं, अदरवाइज आप मना नहीं कर सकते। लेकिन रिवीजन जब होता है तो कहते हाँ बताइए, फिर आपको प्राइमरली उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है कि सर इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि यह गलती है। और अगर वो प्राइमरली संतुष्ट है, ठीक है, हालांकि रूटीन में वहां रिवीजन भी एडमिट ही कर देते हैं, लेकिन न करना चाहें, हमने ऐसे जज देखे हैं जो कहते नहीं नहीं आप अभी बताइए मैं कि इसमें क्या गलती है, क्यों करते हैं,
और फिर जब तक आप उन्हें प्राइमरीली संतुष्ट नहीं कर देंगे कि इसमें ये गलती है, यानी मोटे तौर पर दिखने में इसमें ये गलती दिखाई दे रही, इसलिए इस पर विस्तार से आर्गुमेंट की जरूरत है, तब तक वो उसे एडमिट करेंगे ही नहीं। तो रिवीजन एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, विवेक का अधिकार है न्यायालय का, आपका हक नहीं है। और कहीं रिवीजन भी खारिज हो गया, फिर तो मामला बड़ा ही कठिन हो गया। फिर तो एसएलपी जाए, ठीक है, या हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे कि साहब ये सिविल मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठने योग्य है, या फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल निहित है, ऐसा हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे, तभी हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए डिग्री ये बड़ा महत्व की बात है, और डिग्री चूंकि बहुत महत्व की बात है, इसीलिए लगातार डिग्री पर जोर होता है। जब आप एलएलबी में प्रवेश लेते हैं और अंत तक डिग्री आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपसे बार बार पूछा जाता है डिग्री की डेफिनेशन बताइए, डिग्री क्या होती है ये बताइए, तो आपको उसके महत्व का पता नहीं है। और जो पूछ रहे हैं उन्हें भी उसके महत्व का पता नहीं, वो तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि परंपरा से उन्हें सिखाया गया है कि डिग्री के बारे में वाइवा और एग्जाम में पूछ लेना चाहिए, इसलिए वो पूछ रहे हैं। आप बहुत से काम ऐसे करते हो, ठीक है, जो औपचारिकता, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, मांग कर रही है, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं, अन्यथा उन्हें करने का कोई मन नहीं है आपका, अब वो कर भी नहीं रहे हो। जैसे आप किसी को नमस्ते कर रहे हो, या जो उसे पैर छू रहे हो उसके, तो आपका जो चेहरा है वो ये गवाही नहीं दे रहा कि आप उसके वाकई पैर छू रहे हो, या उसे वाकई नमस्ते कर रहे हो। आपकी आंखों के भाव, आपके शरीर की भाषा, ये बिल्कुल गवाही नहीं दे रहे कि आप वाकई उसके सामने झुक गए हो, नहीं, ये गवाही नहीं दे रहे, ठीक है। पैर छूने का अर्थ क्या होता है कि आपकी श्रद्धा उमड़ी है उस व्यक्ति के प्रति, और अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण ये आप इस रूप में कर रहे हो। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा का प्रकटीकरण तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ और बता रहा है और आप कर कुछ और रहे हो। तो ये आदतन है, जो कुछ अब आप कर रहे हो ये आदतन है, यह नीति के नियमों के कारण है, यह सदाचार के सिद्धांतों के कारण है, यह आपको सिखा दिया गया है कि ऐसा किया जाना चाहिए, इसलिए कर रहे हो आप, अदरवाइज करने का कोई मन नहीं है। तो ठीक ऐसे ही जो डिग्री की बातें आपसे पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम नहीं है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सिविल लिटिगेशन में डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके महत्व की जानकारी नहीं है उनको। वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके टीचर्स ने उनके साथ यही किया, इसलिए किए जा रहे हैं। तो चीजों को करना यह महत्व की बात नहीं होती है, चीजों को बोधपूर्वक करना यह महत्व की बात है, जानकर करना, ठीक है। और जिस दिन जानकर करने की आदत आपको लगती है, उस दिन पूरे जीवन का रूपांतरण यह हो जाता है, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं है, जो आप कर रहे हो यही करना है, लेकिन जानकर करना है। और जैसे जानकर करना शुरू करेंगे, वैसे डिग्री की डेफिनेशन फिर बोर नहीं करती है, फिर उसमें आनंद आता है, फिर पता यह लगता है कि नहीं, आगे तो ये जिस जीवन में हम जाने वाले हैं, ये जहां जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, वहां ये सवाल उठेंगे, और ये सवाल जब उठेंगे तो हमें जवाब देने पड़ेंगे, चाहे हम जज हो, चाहे वकील हो,
और चाहे लाइफ स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो उन सवालों की तैयारी अभी हो जाए और माइन्यूट से माइन्यूट बात ये हमें पता लगे। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये भविष्य के जीवन की तैयारी है, न कि एग्जाम पास करने की कवायद, उसी दिन सारी जो परिस्थिति है वही बदल जाती है। फिर आप लोग जैसे बैठ के हाँ ये किया करते हो, जमाइया लेते हो, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर विषय में रस ये पैदा होता है। इसलिए महत्व तो सबसे पहले जानना चाहिए। डिग्री बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट ही इसलिए क्योंकि आपको वो गजब के अधिकार देती है। तो हम लोग इसेंशियल्स ऑफ डिग्री इस पर बात कर रहे थे। उसने कहा कि डिग्री एक न्याय निर्णयन है। ठीक है, न्याय निर्णयन है, ये शब्द अपने में विशेषता लिए हुए है। ये निर्णयन नहीं है, ये न्याय निर्णयन है। मीनिंग देयर बाय इट हैज कम जुडिशियली, ये न्यायिक ढंग से आया है, ये एक न्याय निर्णयन है। दूसरी इसकी विशेषता, इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। और जो प्रारूपिक अभिव्यक्ति है तो डेफिनेटली इसका प्रारूप कहीं तो दिया है। अब वो कहां दिया आपको बताया गया, आदेश 20 और 7 परिशिष्ट खा, इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति। और जहां तक इसे पारित करने वाले न्यायालय का संबंध है, इसका मतलब ये सिर्फ न्यायालय ही पास करेगा। अभिव्यक्त रूप से कहना सब कुछ जरूरी नहीं है, कुछ चीजें इनहेरेंट है। जहां तक इसे पारित करने वाले न्यायालय का संबंध है, ये बाद में के सभी यकीनी प्रश्नों का निश्चायक तौर पर अवधारण कर देती है। सभी प्रश्नों का, यकीनी प्रश्नों का अवधारण करती है। और कैसा? निश्चायक। तो 2 बातें आ गई, वाद में के और निश्चायक। तो वाद में के सभी प्रश्नों का, इस पर बात कल हम लोगों ने की थी, मैटर इन कंट्रोवर्सी। प्रत्येक सवाल जो बाद में उठेगा वो बाद में का विषय ये तो होगा, लेकिन इनफैक्ट देखें तो हो सकता है वो बाद में का विषय ही ना हो। बाद में 2 तरह के विषय अंतर्ग्रस्त रहेंगे। एक वे विषय जिनके संबंध में वादी ने अनुतोष की मांग की है, अर्थात वे विषय जिनका संबंध सीधे सीधे वाद की विषय वस्तु से है। हमने आपसे कहा था कि किसी भी बात की विषय वस्तु क्या होती है, इसे जानने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना होता है, सिर्फ एक सवाल खड़ा करना होता है कि यह बात काहे से संबंधित है। बस जो उत्तर आ जाए वही बात की विषय वस्तु है। इट इज द फॉर्मूला टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ठीक है, अमुकवाद है, काहे से संबंधित है? मकान से संबंधित है। इसका मतलब मकान विषय वस्तु है वाद की, क्योंकि उत्तर मकान आया है। वाद की विषय वस्तु इससे, ठीक है, यह मकान हो गया। अब वाद की विषय वस्तु से संबंधित जो सवाल है, वस्तुतः डिफैक्टो वे ही विषय इस वाद में अंतर्ग्रस्त है। ठीक है ना, इस मकान से जो संबंधित है, अर्थात इस मकान से संबंध रखने वाले ऐसे प्रश्न जिन्हें वाद में उठाया गया है, मीनिंग देयर बाय, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके संबंध में वादी ने अनुतोष की मांग की है, रिलीफ की मांग की है, ये बाद में के विषय हुए। ठीक है, बाद में के। लेकिन दूसरे प्रकार के विषय
वे भी वाद में उठेंगे, लेकिन वस्तुतः वे वाद में के विषय हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन भाषाई जो मजबूरी है उसके कारण उन्हें भी वाद में का विषय कह देना पड़ेगा। वो विवशता है, इनफैक्ट वो वाद में का विषय नहीं है। ठीक है, वाद इसमें कितने स्थगन दिए जाएंगे, ठीक है ना, कितने स्थगन दिए जाएं, ये वाद में विवादग्रस्त विषय नहीं है, ये वाद की व्यवस्था को बनाए रखने का सवाल है। आपसे कहा गया अब वो काम करिए, आप वो नहीं कर रहे, इसलिए आपकी प्रतिरक्षा रोक दी गई, ठीक है ना। ये वाद की व्यवस्था को बनाए रखने का सवाल है। यद्यपि वाद में ये विषय उठ रहा है, लेकिन फिर भी ये वाद में का विषय नहीं है, ठीक है ना। अगर तत्वतः देखें तो ये वाद में का विषय नहीं है, ये सिर्फ वाद की प्रक्रिया इससे संबंधित है। इसका कोई संबंध पक्षकारों के उन हक और हकूक से नहीं है, ठीक है, जो वाद में अंतर्ग्रस्त है, जिनकी वजह से मुकदमा आया है, ठीक है। उन हक और हकूक से, उन अधिकारों से इसका कोई संबंध नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि वाद में के ऐसे विषय जो वाद की विषय वस्तु से तो संबंध रखते ही हैं, साथ ही साथ उन प्रश्नों के संबंध में वादी ने अनुतोष की मांग ये भी की है, ठीक है ना। ऐसे विषय, ये सारा कुछ हमने आपको समझाने के लिए कहा। जब आप लिखेंगे तो दो लाइन में सिर्फ कि वाद में अंतर्गत विषय वे हैं, वाद में के विषय उन्हें माना जाता है जिनका संबंध वाद की विषय वस्तु से है और जिनके संबंध में वादी ने अनुतोष की मांग की है, वे बाद में विवादग्रस्त विषय हैं। शेष ऐसे विषय जो प्रक्रियात्मक त्रुटियों से संबंधित हैं, ये प्रक्रियात्मक बिंदुओं से संबंधित हैं। यानी अगर एक लाइन में बोल दें कि वाद की व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिकोण से पक्षकारों के प्रक्रियात्मक अधिकारों से संबंधित हैं, वे वाद में उठे हुए विषय तो हैं, किंतु उन्हें तत्वतः वस्तुतः वाद में का विषय कहना ठीक नहीं है। और इसीलिए जो मैटर इन कंट्रोवर्सी वाद में का विषय, इस विषय का निर्धारण होता है, तो हमेशा उन प्रश्नों को वाद में का विषय ये स्टेटस दिया जाता है, ये संस्थिति दी जाती है जो वाद की विषय वस्तु से ही न सिर्फ संबंधित होते हैं बल्कि उनके संबंध में अनुतोष की मांग भी की गई होती है। प्रक्रियात्मक विषयों को इसमें शामिल नहीं करते। लेकिन एक और प्रकार के विषय हैं जिन पर निर्णय प्रारंभिक तौर पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। वे इशू ऐसे हैं, वे बिंदु ऐसे हैं जिन पर प्रथमतः निर्णय चाहिए, उसके बाद ही वाद की कार्यवाही शुरू हो सकती है। जैसे दांडिक मामला है तो प्रथमतः एफआईआर तो दर्ज हो, ठीक है भाई। दांडिक मामले की शुरुआत दो ही तरीके से होगी, या तो प्रथमतः एफआईआर दर्ज हो जाए, या आप परिवाद ये करो। चलो एक तीसरा तरीका और मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट को किसी भी सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन मिल गई और ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस सू मोटो, उसने स्वतः संज्ञान ले लिया। चलो एक तरीका और मान लेते हैं, लेकिन ये तीन कंडीशन प्रेसिडेंट है। ओनली आफ्टर दैट ए क्रिमिनल लिटिगेशन कैन बी स्टार्टेड, अदरवाइज कैसे होगा। और अगर एफआईआर ही ना लिखे
तो पीड़ित करेगा क्या? यानी एफआईआर का प्रश्न महत्व का प्रश्न है, ठीक है ना। तो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट या वाद लाने के लिए जो हैसियत जरूरी है, ठीक है ना, उससे संबंधित सवाल, यह वाद की सुनवाई करने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल, या ठीक है वाद काल बाधित है, हालांकि वो भी सूट की मेंटेनेबिलिटी, सूट की यानी वाद की पोषणीयता इसी से संबंधित सवाल है, इसलिए उसे अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए वाद की पोषणीयता से संबंधित प्रश्न, पक्षकारों की वाद लाने के लिए आवश्यक हैसियत से संबंधित सवाल, वाद की प्रकृति से संबंधित सवाल या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल, ये वाद की विषय वस्तु से संबंधित न होते हुए भी, ठीक है ना, वाद की विषय वस्तु से इनका संबंध नहीं, लेकिन इनका संबंध स्वयं वाद लाने से है, इसलिए इन्हें भी वाद में विवादग्रस्त प्रश्न माना जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वाद का उपशमन, उपशमन एक तकनीकी शब्द है, ठीक है, जिसे मृत्यु एक तकनीकी शब्द है। मृत्यु का अर्थ है शरीर की गतिविधियां शांत हो गई, ठीक है ना। अब शरीर में जितनी गतिविधियां चलती थीं वे सब शांत पड़ गई हैं, ठीक है। इसलिए शरीर को मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि बायोलॉजी किसी आत्मा जैसी चीज को मानती नहीं। तो जब हम शरीर की बात कर रहे हैं यानी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम भी आत्मा की बात क्यों करें? शरीर की गतिविधि शांत हो गई, इसे एक तकनीकी शब्द मृत्यु, इससे ठीक है अभिव्यक्त किया गया है मेडिकल साइंस में। तो हर घटना के लिए एक तकनीकी शब्द ये उपयोग होता है, उपशमन का अर्थ होता है। वाद निर्णीत नहीं हुआ, निर्णीत नहीं हुआ है, यानी निर्णीत नहीं हुआ कहने का अर्थ यह है न्यायिक तौर पर निर्णीत नहीं हुआ, ठीक है, न्यायिक तौर पर निर्णीत नहीं हुआ, यह तय नहीं हुआ कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन कोई घटना घट गई जिसकी वजह से वाद आगे चलेगा ही नहीं। जैसे क्रिमिनल लिटिगेशन था, अभियुक्त मर गए। अब जब अभियुक्त ही मर गए तो फिर सजा किसे होगी? अगर मानो सजा भी हो जाएगी तो किसे सजा होगी और कौन दोष मुक्त होगा? ठीक है, तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय हुए बिना वाद उपशमित हो गया, ठीक है ना। वादी ने सिविल लिटिगेशन दायर किया, वाद कारण ही खत्म हो गया, तो वाद कारण ही जब खत्म हो गया तो सिविल लिटिगेशन आगे चलेगा क्यों? वाद उपशमित हो जाएगा। कैसे उपशमित होता है, कब उपशमित नहीं होता, आगे के भागों में आपको उसका वर्णन मिलेगा, लेकिन वाद उपशमित होता है। आप कहते हैं कि वाद उपशमित हो गया, ये एक बात है, और वाद वास्तव में उपशमित हो गया, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। कोर्ट बना क्यों है? कोर्ट बना तो इसीलिए है कि इनफैक्ट क्या है ये तय किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जो दो पक्ष हैं वो एक कहता है ऐसा हुआ, एक कहता नहीं हुआ, तो कोर्ट का काम तो यही है कि वो तय करे कि क्या हुआ है। अच्छा, कोर्ट वहां देवता नहीं बैठे हैं, वहां भगवान जी नहीं बैठे हैं, इसीलिए 3 लेयर्स कोर्ट की बनाई गई, विचारण न्यायालय, अपील न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 3 लेयर्स बनाई गई कि गलती अगर हो भी जाए तो करेक्ट हो जाए। तो वाद का उपशमन नहीं हुआ, लेकिन आप कहते हैं वाद का उपशमन हो गया, ठीक है। तो इस बात का परीक्षण होना चाहिए कि वाद का उपशमन हुआ या नहीं, और प्रथम बार किए गए परीक्षण को ही अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि सबसे पहली बार जो परीक्षण करेगा वो अनुभवहीन व्यक्ति होगा, बहुत अनुभवी नहीं होगा। और वाद का उपशमन एक महत्वपूर्ण घटना है,
क्योंकि आगे फिर वाद चलेगा ही नहीं, इसलिए वाद के उपशमन को डिग्री मान लिया गया है। ठीक है ना, डिग्री मान लिया गया, यानी डीम्ड डिग्री की डेफिनेशन में जाएगा, देखेंगे, लेकिन माना गया। कोर्ट फीस, ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है सिविल लिटिगेशन में, देखेंगे आगे, लेकिन है ये, यही समझ लीजिए। न्यायालय का कहना कि आपने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी इसलिए हम नहीं सुना। ठीक है, हम कहते हैं हमने प्रॉपर दी, आपने उठाया हमारा वाद खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा मामला है कि इसके कारण आगे मामला ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको भी डिग्री मान लिया। ये आपके प्री में खूब पूछते हैं। ठीक है, और आप लिस्ट याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ डिग्री की डेफिनेशन से निकल कर आएगा, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद यह कह दिया गया कि आपका सूट कालबाधित है, इसलिए मेंटेनेबल नहीं है, यानी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट से जुड़ा हुआ कोई सवाल, ये, या फिर यह कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है इसलिए सूट खारिज किया जाता है, यह तो हमेशा ही होता है। ठीक है, जब लोअर कोर्ट कहता है कि साबित नहीं हुआ इसलिए खारिज कर रहे, तो जरूरी थोड़े साबित नहीं हुआ, क्या पता साबित हुआ हो, तुम गलत कहते हो। ठीक है, आगे एक सेक्शन 92 आएगा, यानी ट्रस्ट अगर आपने बनाई है तो सेक्शन 92 ये कहेगा कि ट्रस्ट आपने बनाई और ट्रस्ट के उद्देश्य पूरे हो गए, तो अब ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या किया जाए। ठीक है ना, इसके संबंध में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 92 इसके अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें भी डिग्री माना जाता है। ठीक है, कोई प्रतिकारात्मक खर्चा, कास्ट जिसे बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 35 आएगा, 35A आएगा, 35B आएगा। तो आपने किसी कारण से खर्चे की मांग की थी, कास्ट की मांग की थी, न्यायालय ने उसे स्वीकार किया या स्वीकार किया, ये भी डिग्री की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो सीधे सीधे वाद को, ठीक है, इंक्वायर करने से संबंधित है, वाद की जांच करने से संबंधित है, उसमें किए गए कथनों की सत्यता और असत्यता, इसके लिए आवश्यक जांच से संबंधित है, अर्थात जो जांच का होना ही निवारित कर देते हैं, ये जांच को गलत ढंग से किए जाने की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे विषय वाद की विषय वस्तु से संबंधित न होते हुए भी उस वाद में विवादग्रस्त माने जाते हैं और उनको वाद में का विषय मानकर उन पर किए गए निर्धारण को डिग्री की संस्थिति, डिग्री का स्टेटस ये दिया जाता है। उनको भी डिग्री का स्टेटस देते हैं, उन्हें भी हम मैटर इन कंट्रोवर्सी मानते हैं, लेकिन कब? जब वे निश्चायक तौर पर अवधारित हो जाए। अगर वो निश्चायक तौर पर अवधारित नहीं हुए तो उन्हें मैटर इन कंट्रोवर्सी भले ही माना जाए, लेकिन डिग्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी निश्चायक तौर पर अवधारित हुआ है, ये कब मान लिया जाए? तो मैटर इन कंट्रोवर्सी जब इस प्रकार से न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उस इशू पर आगे कुछ भी करने को शेष न रह जाए, उस इशू पर आगे कुछ भी करने को शेष न रह जाए, तो उस इशू को निश्चायक तौर पर अवधारित कहते हैं। ठीक है ना? अब वाद में के विवादग्रस्त विषय कई हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यायालय अगर किसी एक का भी निर्धारण कर रहा है, अर्थात न्यायालय किसी एक ऐसे इशू का जो वाद में विवादग्रस्त है उसका निश्चायक तौर पर अवधारण कर रहा है, तो उसे भी कहां डिग्री ही जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक का किया है, बाकी तो किया नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस डिग्री को अलग नाम दिया जाता है।
प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रारंभिक डिग्री, ठीक है, इसे प्रारंभिक डिग्री कहते हैं क्योंकि अभी एक इशू का निर्धारण किया है लेकिन निश्चयक तौर पर कर दिया और वो बाद में का विवादग्रस्त विषय, इसलिए कहेंगे डिग्री लेकिन उसे हम प्रारंभिक डिग्री कहते हैं क्योंकि अभी शेष इश्यूज का निर्धारण बाकी है और जब शेष इश्यूज का निर्धारण होगा तो उसे हम अंतिम डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। अब यह भी हो सकता है कि सारे प्रश्न जितने बाद में उठाए गए सबको एक साथ एक ही डिग्री के माध्यम से निर्णित कर दिया जाए, यह भी संभव है। अब यह भी संभव है कि सारे इश्यूज का इस प्रकार निर्धारण किया जाए कि वे निर्धारित हो भी गए और निर्धारित नहीं भी हुए, ऐसे रहे मसला। इसका उदाहरण अभी देंगे, दिखाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए डिग्री अगर इस ढंग की है कि सिर्फ एक इश्यू का निर्धारण हुआ, ठीक है, शेष इश्यू निर्धारित होने को बचे, लेकिन जिसका निर्धारण हुआ है वो बाद में का विषय और अंतिम रूप से निर्धारित है, तो प्रारंभिक डिग्री है। अंतिम डिग्री पास होना जो अभी बकाया है, ठीक है, और अगर सारे इश्यूज का निर्धारण किया गया तो बाद में अंतिम डिग्री पारित की गई, और अगर इस प्रकार से इश्यूज का निर्धारण किया गया कि हो भी गया और नहीं भी हुआ तो इश्यू, ठीक है, तो इस डिग्री को अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। तो डिग्री प्रारंभिक हो सकती है, डिग्री अंतिम हो सकती है, ठीक है, डिग्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती है। जब यह बाद में के विवादग्रस्त किसी एक विषय का निर्धारण करती है अंतिम रूप से, लेकिन अन्य विषयों का निर्धारण शेष रह जाता है, तो इसे हम प्रारंभिक डिग्री कहते हैं, ठीक है, अंतिम डिग्री नहीं कहते हैं। जब सारे इश्यूज का एक साथ निर्धारण कर देती है तो बाद में डिग्री पास की गई, ये हम कहते हैं, ठीक है। और जब डिग्री इस प्रकार से पारित की जाती है कि उसमें कुछ इश्यूज, ठीक है, प्रारंभिक तौर पर निर्धारित हो और कुछ इश्यूज पर निर्धारण बाकी रह जाए, तो डिग्री को अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम कहते हैं, ठीक है। यानी डिग्रियां तीन प्रकार की हो सकती हैं, प्रारंभिक डिग्री, अंतिम डिग्री, डिग्री और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, ये हो सकती है। प्रारंभिक कब है? जब एक इश्यू का निर्धारण हो, लेकिन निश्चायक तौर पर, ये निश्चायक तौर पर निर्धारण, ये भी दो भाव लिए हुए, ठीक है, दो सेंस में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये जो निश्चायक शब्द है ये इस प्रकार का भाव भी देता है कि इसको अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है, क्योंकि निश्चायक कहा ही तब जाता है किसी बात को जब उसके बाद उस इश्यू पर कुछ और करने को न बचे। और धूर्तता ये की गई है, ये तब कहा जाता है जब एक भाव में कही गई बात को दूसरे भाव में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कल हम लोग देख रहे थे कि हमने बात की थी कि एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो सकारात्मक कथन करेगा उसी को अपनी बात साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि सकारात्मक कथन करने के हमेशा आधार होते हैं, ठीक है। और आप अगर सकारात्मक कथन कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास उस कथन को करने के आधार मौजूद हैं, इसीलिए कर रहे हो। अन्यथा सिर्फ पागल ही सकारात्मक कथन करता है और उसके पास अपने कथन के कोई आधार मौजूद नहीं होते, इसीलिए उसे पागल कहते हैं। पागल और आप में बेसिकली फर्क यही है कि आप सकारात्मक कथन करते हो तो तभी करते हो जब आपके पास उसके आधार मौजूद होते हैं।
आपने कहा फला आदमी सज्जन है, कैसे जाना भाई? हम आपसे पूछे कि कैसे जाना, तो आप अपनी बात के समर्थन में 20 आधार दे सकते हो कि उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, इसलिए सज्जन है। तो चूंकि आपके पास आधार हैं अपनी बात के, इसलिए आप सकारात्मक कथन कर रहे हो। इसलिए अगर कभी इस बात को साबित करना हो कि अमुक व्यक्ति जिसके संबंध में सज्जन होने का कथन आपने किया है, इसको साबित किया जाए, तो यह भार आप ही पर रखा जाना उचित होगा। न्याय का दृष्टिकोण यही है कि आप वही हो जो होना चाहिए, तो आप कह रहे हो ना, तो आप बताओ, अपनी बात के आधार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, और अगर उन आधारों पर आप इस निष्कर्ष पर आ सकते हो कि अमुक व्यक्ति सज्जन है, तो न्यायालय क्यों नहीं आ जाएगा? वो भी तो आ जाएगा। इसीलिए लिखा गया कि जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर एक सामान्य प्रज्ञा के मनुष्य को ऐसा अनुभव होने लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा, तब चीजें साबित हो गई हैं, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आप पर आधारों को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी रखना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है, लेकिन आपने नकारात्मक ढंग से सकारात्मक कथन कर दिया, ढंग नकारात्मक अपना लिया। जैसे हमने कई बार आपको उदाहरण दिया कि गवाह आता है, उससे पूछो तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम रामदास है, नहीं हमारा नाम रामदास है। उसकी आदत है नहीं से वो अपनी बात शुरू करेगा, और धूर्ततावश वहां जो वकील खड़े होंगे डिफेंस के, वो कहेंगे नहीं नहीं उसने तो नहीं किया है। अरे कहां किया है? नहीं, तो कहने का ढंग है मात्र उसका। इसे ही धूर्तता कहते हैं, यही धूर्तता है। ठीक है, तो नकारात्मक ढंग अगर किसी ने अपना लिया सकारात्मक बात को कहने का, ठीक है, तो आप ये कहो कि आपने नकारात्मक ढंग जानबूझकर अपना लिया साबित करने के भार से बचने के लिए, और आप कह रहे हो कि साहब हमने कहा सकारात्मक कथन किया, तो भी आप पर यह भार होगा और ये इशू गया होगा सुप्रीम कोर्ट तक, तभी तो डिसाइड होके आया नहीं नहीं फॉर्म महत्वपूर्ण नहीं है, तब तो महत्वपूर्ण है ढंग कोई हो, लेकिन जो सकारात्मक कथन करेगा उसी पर साबित करने का भार होगा। इसका मतलब कोई गया है ना, तभी तो धूर्तता इसी को कहते हैं, एक भाव में प्रयुक्त शब्द, ठीक है, का अर्थ दूसरे भाव में निकालना। एक भाव में शब्द प्रयुक्त हुआ लेकिन अर्थ आप दूसरे भाव में निकाल रहे हैं, इसे ही धूर्तता, नीचता, कमीनगी ये कहते हैं, जो अक्सर रामचरितमानस के शब्दों को लेकर तथाकथित नेता करते रहते हैं। ठीक, एक भाव में कहा गया शब्द है, उसको आप प्रस्तुत दूसरे भाव में कर रहे हैं, ये नीचता है, ये कमीनगी है, ये धूर्तता है, लेकिन यही करते हैं। तो यहां कहा कि किसी एक इश्यू पर निश्चय का उदाहरण अर्थात अंतिम उदाहरण कर दिया गया, तो यहां अंतिम अवधारण है, ये जो शब्द प्रयोग हुआ, इस अंतिम अवधारण को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम अवधारण ये दो तरीके से हो सकता है। एक, डिग्री पारित की गई है, उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का जो समय था वो बीत गया, ठीक है ना, अब डिग्री अंतिम हो चुकी है, यह डिग्री सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई। एक विलयन का सिद्धांत होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक होता है, ठीक है, ऐसे मान लें अभी मोटा मोटा, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई, तब भी अंतिम डिग्री है, इस बात में यह कहा जाएगा। और एक विचारण न्यायालय ने, जहां पहली बार सूट फाइल हुआ था, उसी न्यायालय ने उस इशू पर निश्चय या अंतिम अवधारण कर दिया, अर्थात जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है, अब उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय को उस बिंदु पर कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया, ठीक है ना। तो इस निश्चय, इस अवधारण को भी अंतिम अवधारण कहा जाएगा, और चूंकि प्रत्येक अंतिम या निश्चय का उदाहरण डिग्री बन जाता है, तो इसे भी, ठीक है, अंतिम डिग्री कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो सेंस है, ठीक है, इसी को यहां लिया गया है,
ठीक है ना। वो सेंस नहीं है कि अपील प्रस्तुत नहीं हुई इसलिए फाइनल हो गई, ठीक है ना। ये चीज और बता देनी थी हमें, सेंस क्या लिया गया है, क्योंकि अंतिम डिग्री इस शब्द के भी दो भाव हो सकते हैं, उनमें से ये वाला भाव यहां पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जैसे कल छल की परिभाषा में स्पष्टीकरण कि बेईमानी से की गई प्रवंचना, ठीक है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत छल है, ये लिखा था। तो वहां बेईमानी का जो अर्थ लेते हैं वो सेक्शन 24 या 2(7) का नहीं लेंगे, वहां अलग ढंग का बेईमानी का अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम का अर्थ यहां है। हम फिर उसी बात पर आते हैं कि बाद में के सभी यकीनी प्रश्नों का, अब एक प्रश्न का उसने निश्चय का उदाहरण कर दिया, तो ये प्राइमरी डिग्री हुई है, ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री हुई है। और जब पूरे का कर दिया, ठीक है, तो फाइनल डिग्री है। एक ही बार में पूरे का कर दिया तो एक ही डिग्री है, यानी एक बाद में एक प्रारंभिक डिग्री, एक अंतिम डिग्री, ये पारित हो सकती है। एक बाद में एक डिग्री ये पारित हो सकती है, और एक बाद में अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री ये पारित हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। असल दिक्कत यहां शुरू हो रही है कि क्या एक बाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां ये पारित हो सकते हैं। असल दिक्कत यहां हो रही है। और आपको मालूम है कि कानून में जो कुछ बना नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अधिकृत व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है कानून का, ठीक है, अधिकृत व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे, या अधिकृत व्याख्याकार उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जब तक न, क्योंकि वही अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वे ही है। तो जब तक वो न कहे तब तक किसी इंस्टीट्यूट में प्रयुक्त किसी शब्द का क्या अर्थ है यह अधिकृत तौर पर नहीं कहा जा सकता। अधिकृत तौर पर कहा जा सकता है, और कहते तो ही अधिवक्ता कि साहब यह अर्थ है, उसी हिसाब से तुम्हें निकल कर आता है, लेकिन अधिकृत तभी कहा जाएगा जब वो कहें। तो यहां इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी बाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां पारित नहीं की जा सकती, ये लिखा नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरीली तो बात इस ओर आती है कि किसी बाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्री भी पारित की जा सकती है, प्राइमरीली तो इधर आ जाती है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न कहे तब तक हम ऐसा कह भी नहीं सकते। अच्छा, एक प्रश्न यह भी है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी बाद में एक प्रारंभिक डिग्री, एक भी चलो मान लें, यानी ऐसे कहें कि किसी बाद में प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री पारित करने का निर्णय ये लिया कब जाता है, ठीक है, और क्या कुछ निश्चित ही वाद हैं, कुछ निश्चित प्रकार के वाद हैं जिनमें प्रारंभिक और अंतिम डिग्री पारित की जा सकती है, ये सवाल है, ठीक है। तो पहली चीज ये है, किसी मामले में न्यायालय जब कुछ प्रश्नों का सर्वप्रथम निर्धारण कर देता है, कुछ प्रश्नों का, और शेष प्रश्नों पर निर्धारण करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से आगे और कार्यवाहियां चलाने का निर्णय लेता है, ठीक है ना, तब हम ये कहते हैं कि अमुक वाद में न्यायालय ने प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी है और अंतिम डिग्री पारित होना शेष है, और न्यायालय ये निर्णय लेता तब है जब उसे ऐसा लगता है कि बाद में के सभी प्रश्नों का निश्चयक तौर पर अवधारण किए जाने से पूर्व सुविधा के दृष्टिकोण से पहले कुछ प्रश्नों का निर्धारण कर लेना ठीक होगा, ठीक है ना, तब वो ऐसा करता है। ऐसा किन मामलों में ठीक माना गया है? तो विधायिका ने स्वयं जिन मामलों में ऐसा किया जाना ठीक माना है वे मामले आदेश 20, नियम 12, 13, 14, 15, 16, 18, ठीक है, और आदेश 20, नियम 2, 3, 4 ऐसे भी है, शायद ऐसे देख लीजिएगा, उसमें बताया है,
और वे कौन से मामले हैं? जिसे आपने अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण का, यानी रिकवरी ऑफ पोजीशन, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और मिसले प्रॉफिट। मिसले प्रॉफिट क्या होते हैं अभी चर्चा करेंगे, डेफिनेशन में आ जाएगा। संपत्ति के अंतकालीन लाभ, उनकी वसूली के लिए मुकदमा फाइल किया है। तो सबसे पहले तो यह डिसाइड करना जरूरी है कि क्या आप संपत्ति का प्रत्युद्धरण अर्थात संपत्ति का कब्जा रिकवर करने के अधिकारी हो, तभी तो तुम्हें दिलाएंगे हम संपत्ति के अंतकालीन लाभ, ठीक है ना। तो सीपीसी स्वयं कहती है कि ऐसी स्थिति में पहले प्रारंभिक डिग्री और देन अंतिम डिग्री, यानी मिसले प्रॉफिट्स दिलाए जाए या न दिलाए जाए, और दिलाए जाए तो किस दर से दिलाए जाए, ठीक है ना, और उन पर कितना ब्याज दिलाया जाए, ये सारे प्रश्न बाद में। पहले आप कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सीपीसी स्वयं बता रही है कि ये ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन सूट क्या होते हैं बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो, आप कहते हो अमुक संपत्ति हमें प्रशासित करने का हक है, तो है भी या नहीं, पहले ये तय हो जाए, ठीक है ना। भागीदारी से संबंधित विवाद, ठीक है ना, भागीदारी से संबंधित विवाद सुनने की अधिकारिता न्यायालय को है, या तो 29 या 31, इनमें फर्मों से संबंधित विवादों को सुनने के लिए व्यवस्था की गई। आदेश 29 है या आदेश 31 हो, हमें इस समय बहुत याद नहीं है, वहीं पे है, ठीक है। अब आप भागीदारी से संबंधित विवाद लेकर आए हैं, तो पहले यह तो पता लग जाए भागीदारी है या नहीं, क्योंकि भागीदारी, ठीक है, प्रास्थिति से तो उत्पन्न होती नहीं, संविदा से उत्पन्न होती है। सेक्शन 6 है उसका कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है, और फिर संविदा कैसे होगी संविदा अधिनियम बताएगा, ठीक है ना। तो भागीदारी है, पहले ये तो तय हो जाए। ऐसे प्रिंसिपल और एजेंट, यानी एजेंसी की संविदा है, आप ऐसा कहते हो और अपने बीच विवाद बता रहे हो, तो एजेंट, ठीक है, एजेंसी की संविदा है या नहीं, पहले ये तो तय हो जाए, ठीक है, आगे बाद में देखेंगे। या आप कहते हो कि अमुक संपत्ति में मेरा हिस्सा है, वो दिला दिया जाए, और ये कब्जा किया बेटे संपत्ति का अंतकालीन लाभ ये दिलाया जाए, तो हिस्सा है भी, ये तय हो जाए। ऐसे बंधक के, मोचन के, पूर्वबंध के, विक्रय के जो मामले हैं, उनमें बंधक है या नहीं, पहले ये तो तय हो, और मोचन, पूर्वबंध या विक्रय की स्थिति आई है, ये तो तय हो। तो ये वाद हैं जिनमें प्रारंभिक डिग्री पारित की जानी चाहिए, ऐसा संहिता स्वयं अधिनियमित करती है, ठीक है ना। लेकिन अगला सवाल आता है, क्या संहिता ने ये जो बताया सिर्फ इन्हीं वादों में प्रारंभिक और अंतिम डिग्री पारित की जा सकती है? तो इसका उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह दिया कि नहीं, जिस मामले में भी न्यायालय उचित जाने उसमें वो प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री पारित करने का निर्णय ले सकता है। ये दृष्टांत आप मान सकते हो, ये उदाहरण मान सकते हो कि जहां भी ऐसी स्थिति होगी, सुविधा के दृष्टिकोण से पहले कुछ प्रश्नों का निर्धारण करना उचित होगा, वाद में के सभी प्रश्नों का निर्धारण करने से पूर्व वहां न्यायालय ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या किसी मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां ये पारित की जा सकती हैं? अच्छा, प्रारंभिक डिग्री, इसका इतना बवाल क्यों है? तो पहली चीज तो यही कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, ठीक है ना। अगर आपने उसकी अपील नहीं की तो वो फिर अंतिमता ले लेगी उन अर्थों में, जिन अर्थों में अंतिम डिग्री अभी हमने बात की थी कि 2 प्रकार की हो सकती है, तो उस दूसरे अर्थ में भी वो अंतिमता ले लेगी। और आगे जब हम लोग अपीलों वाले सेक्शन पर पहुंचेंगे तो वहां सेक्शन 97 मिलेगा, ठीक है ना। वो ये कहेगा कि अगर आपने प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की
और सिर्फ अंतिम डिग्री की अपील की, तो आप अंतिम डिग्री की अपील में यह कहने से रोक दिए जाओगे कि प्रारंभिक डिग्री गलत पारित की गई थी, ये नहीं कह पाओगे फिर। और आगे हम लोग देखेंगे सिद्धांत यह है, कानून यह है कि अंतिम डिग्री हमेशा प्रारंभिक डिग्री के आधार पर पारित होगी। अगर यह तय हो गया कि बंधक ही नहीं है तो अंतिम डिग्री क्या होगी कि भाग जाओ, सूट रिजेक्ट, ये होगी अंतिम डिग्री। और तुमने प्रारंभिक डिग्री की अपील की नहीं तो अंतिम डिग्री की अपील करके मिल क्या जाएगा, ये बताओ। इसलिए प्रारंभिक डिग्री महत्व की बात है, ठीक है ना। एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां, अब एक से अधिक आपने पारित किए, ठीक है, तो जो एक के बाद पारित हुई क्या उसे प्रारंभिक कहें, ठीक है ना, क्योंकि कहने के अलग दृष्टिकोण है। एक तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में आप कह सकते हैं, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर कहें तो पहली के बाद तो दूसरी आई, ठीक है ना, तो पहली तो प्रारंभिक कह सकते हैं न्यूमेरिकल ढंग से अगर सोचें, ठीक है, संख्यांकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो पहली के बाद दूसरी जो आएगी उसे पहली को तो प्रारंभिक कह लो, लेकिन दूसरी को मझली कहो, छोटी कहो, कुछ भी कहो, प्रारंभिक तो नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेशन ये ले ली जाए कि प्रत्येक वो डिग्री प्रारंभिक है जिनमें सुविधा के दृष्टिकोण से कुछ अधिकारों का निश्चायक अवधारण किया जाए, शेष का निश्चायक अवधारण करना न्यायालय कुछ समय के लिए टाल दे, तो एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां भी हो सकती हैं, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। और यही स्थिति अंतिम डिग्री के साथ है कि यूं तो अंतिम से पहले जो भी पारित की जाएगी, ठीक है, उसे अंतिम नहीं कह सकते, या अंतिम के बाद जो पारित की जाएगी, ठीक है, वो पहली का अंतिम होना निवारित कर देगी। लेकिन ये संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये संख्यात्मक दृष्टिकोण से होगा। अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं भी हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, बस वहीं पर केस ला, वहीं पर केस ला, और केस ला की जरूरत ही वाकई में ऐसी ही जगहों पर होती है, ठीक है। एक मुकदमा है शंकर वर्सेस, ठीक है, चंद्रकांत, ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित है, ठीक है। और एक है फूलचंद, ठीक है, वर्सेस गोपाल लाल है, शायद गोपाल दास नहीं, यहां गोपाल लाल ही है, ठीक है ना। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, इन दो मामलों में इन सारी बातों का जवाब आया है, ठीक है। तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रारंभिक डिग्री उसे कहते हैं, ठीक है, जिस पर न्यायालय निश्चायक अवधारण दे देता है और उसके बाद स्वयं को अंतिम अवधारण या शेष प्रश्नों का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से अपनी कार्यवाहियां, ठीक है, कुछ समय के लिए रोक लेता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी भाव को व्यक्त करने के लिए ऐसा ही कहना पड़ेगा। यानी निश्चय शेष प्रश्नों पर निश्चायक अवधारण करने की जो कार्यवाही होनी है, यानी निश्चायक अवधारण जो होना है, उस निश्चायक अवधारण को कुछ समय के लिए रोक लेता है, ताकि प्रारंभिक डिग्री के हिसाब से अन्य प्रश्नों का अवधारण करते हुए किसी निश्चायक अवधारण को करने लायक या करने में समर्थ अपने को बना ले, ठीक है ना। तो ऐसी सारी डिग्रियां जिन पर न्यायालय पहले न्याय निर्णय करना आवश्यक समझता है, उन्हें प्रारंभिक डिग्री कहा जाता है। और ये समुचित मामलों में एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। विशेषकर फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का जो मामला है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जहां विभाजन का मामला है, जहां विभाजन का मामला है, वहां एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां हो सकती हैं। 10 लोग कह रहे हैं इसमें हमारा हिस्सा है,
तो 10 के बारे में यह तय करना पड़ेगा ना कि इनका है या नहीं। तो 10 प्रारंभिक डिग्रियां हो गई ना, ठीक है, 10 प्रारंभिक डिग्री हो गई और 10 ही अंतिम डिग्री भी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अगर प्रत्येक का हिस्सा है तो कितना है, ठीक है ना, कितना है आखिर ये तो तय करना पड़ेगा। और जो एक का हमने तय कर दिया इतना है, तो उसके संबंध में तो अंतिम डिग्री आ गई, तो 10 के संबंध में अंतिम डिग्री आ गई। ऐसे 10 अंतिम डिग्रियां और 10 प्रारंभिक डिग्रियां ऐसे हो गई। न्यूमेरिकल ऑर्डर से देखें तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री भी हो सकती है और एक से अधिक अंतिम डिग्री भी हो सकती है। यद्यपि फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल में स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा था कि विभाजन के मामलों में एक से अधिक अंतिम डिग्री और प्रारंभिक डिग्री हो सकती है, लेकिन उस मामले में उन्होंने ये कह दिया था कि ये निर्णय मेरा सिर्फ विभाजन तक सीमित रहेगा, ठीक है, सिर्फ विभाजन के मामलों तक सीमित रहेगा, शेष मामलों में इसे लागू नहीं करेंगे। इसलिए फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के साथ शंकर वर्सेस चंद्रकांत का भी जिक्र होता है और शंकर वर्सेस चंद्रकांत में उन्होंने ये कह दिया कि एक से अधिक प्रारंभिक और एक से अधिक अंतिम हर उस मामले में हो सकती हैं जिसमें न्यायालय ऐसा करना उचित जानता है, ठीक है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के 2 मामले उनका भी जिक्र होता है। एक गुलसूम बीबी का है काशी वर्सेस, ठीक है, रामनाथम या ऐसे करके, लेकिन उनका जिक्र सिर्फ इसलिए होता है कि उनमें पहली बार यह सवाल उठा था, ठीक है, कि एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री और एक से अधिक अंतिम डिग्री पारित की जा सकती है या नहीं, लेकिन वो मामला अब महत्व का बचे ही नहीं जब सुप्रीम कोर्ट आ गया उस पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि एक से अधिक, उन्होंने, चूंकि प्रश्न कभी यह होता ही नहीं कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं, यह देखा जाएगा न्याय, कानून ऐसा करने से न्यायालय को मना तो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि कानून से अलग हटकर न्यायालय कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता और कानून से अलग हटकर न्यायालय ने जो कुछ डिसाइड किया वो यदि अंतर्निहित शक्तियों में किया गया उदाहरण नहीं है तो उसे माना ही नहीं जाएगा, और अंतर्निहित शक्तियों में किया गया उदाहरण भी है तो सिर्फ उसी मामले में वो लागू होगा, उसे हम, ठीक है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत के आधार पर अन्य न्यायालयों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कोई बात ऐसी कही गई जो मान लेनी चाहिए तो माना भी जा सकता है, यानी उसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा, परसुएसिव फोर्स होगा, ये आपको बताया गया है। तो मुख्य प्रश्न ये होता कि क्या कानून मना तो नहीं करता, तो मना तो कानून नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक फाइनल डिग्रियां हो सकती हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि वे न्याय निर्णय जो इनफैक्ट डिग्री नहीं है, इनफैक्ट डिग्री नहीं, जैसे हमने उपशमन, ठीक है, वाद का मेंटेनेबिलिटी से संबंधित सूट, ठीक है, इनफैक्ट डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें डिग्री की मान्यता मिल गई है, ठीक है। जैसे जरा खोलेंगे आदेश 21 नियम 58 उपनियम 4, जरा देखें उदाहरण के लिए। आदेश 21 नियम 58 उपनियम 4, ठीक है, नियम 58 उपनियम 4 कहेगा, सिर्फ हम उदाहरण के लिए आपको दिखा रहे हैं, कहता है जहां किसी दावे या आक्षेप पर न्याय निर्णयन इस नियम के अधीन किया गया है वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील या अन्य बातों के बारे में वैसी ही शर्तों के अधीन होगा मानो वह डिग्री हो, ठीक है, मानो वह डिग्री हो, ये शब्द आ गए, बस इसी को डीम्ड डिग्री कहते हैं, इसी को डीम्ड डिग्री कहते हैं। डीम्ड डिग्री इस शब्द का अर्थ यह लिया जाता है कि जब विधायिका घटनाओं की किसी स्थिति में, यानी विधायिका किसी प्रकार की तथ्यों की स्थिति उत्पन्न होने पर
ये आवश्यक समझे कि तथ्यों की इस स्थिति को डिग्री की मान्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि तथ्यों की ये स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके संबंध में अंतिम रूप से अवधारण अपील के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही आना चाहिए। तब विधायिका अपनी विधायी प्रज्ञा का प्रयोग करके संबंधित न्याय निर्णय में डिग्री के लिए आवश्यक गुण न होते हुए भी, ठीक है, उसे डिग्री की मान्यता दे देती है। और जब ऐसी मान्यता किसी न्याय निर्णय को प्राप्त होती है, उसी को डीम्ड डिग्री कहा जाता है। डीम्ड शब्द का अर्थ माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट करके एक मामला है, उसमें सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, उसमें बताया है डीम्ड शब्द का अर्थ। उन्होंने कहा डीम्ड का मतलब यह है, हमने पहले भी कहा कि यूं तो डीम्ड का अर्थ हम जानते ही हैं, लेकिन अधिकृत कानून के संबंध में बात करने का हक उन्हीं को है, इसलिए उनका उदाहरण दिया जाता है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डीम्ड का अर्थ है कि इनफैक्ट जो नहीं है, इनफैक्ट जो नहीं है। विधायिका कह रही है कि आप ऐसा माने कि इनफैक्ट जो नहीं है वो है, ऐसा आप मान लें, ठीक है, ऐसा आप मान लें, ठीक है। तो डीम्ड डिग्री, इसका मतलब ही ये हो गया कि वो न्याय निर्णय, यद्यपि जो डिग्री नहीं है, ऑल्दो दैट इज नॉट डिग्री इन द स्ट्रिक्ट सेंस, इन द स्ट्रिक्ट सेंस डिग्री क्या हो सकता है, ये आपको ऊपर बताया गया कि उसे न्याय निर्णय होना चाहिए, उसे ऐसा न्याय निर्णय होना चाहिए जो बाद में दिया गया हो, ठीक है, और उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति हुई हो उसके, ठीक है, उसमें, ठीक है, जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है, वो बाद में के सभी विवादग्रस्त यकीनी प्रश्नों का निश्चायक तौर पर अवधारण करे, ये है डिग्री इन स्ट्रिक्ट सेंस। लेकिन उन्होंने कह दिया आदेश 21 नियम 58, इसमें जो है उसे भी मानो कि वो डिग्री हो, और आदेश 21 नियम 58 का संबंधित है निर्णय के बाद डिग्री के निष्पादन में, डिग्री के निष्पादन में डिग्री हो गई, इसका मतलब वाद खत्म, ठीक है। आदेश 21 का संबंधी डिग्री के निष्पादन से, इसका मतलब वाद खत्म हो चुका है। निष्पादन में कोई सवाल उठा है, निष्पादन में कुर्की की गई संपत्ति, उससे संबंधित सवाल है। जब कुर्की निष्पादन में की जाती है डिग्री के, और कुर्क की गई संपत्ति पर कोई अन्य दावा करने लगता है, तब आदेश 21 नियम 58 की जरूरत पड़ती है। तो बाद में का प्रश्न, ये नहीं कह सकते बाद में का प्रश्न नहीं है, लेकिन विधायिका कहती कि आप इसे ऐसे डिसाइड करें मानो वह डिग्री, यानी इनफैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस जो डिग्री नहीं है उसे विधायिका ने, ठीक है, अपील आदि के प्रयोजनों के लिए डिग्री मान लिया है। तो जब कोई न्याय निर्णय धारा 2(2) की परिभाषा के मुताबिक डिग्री न होते हुए भी, ठीक है, अपील आदि के प्रयोजनों से डिग्री मान लिया जाता है विधायी निर्देश के कारण, ठीक है ना, विधायी निर्देश के कारण, तो उस न्याय निर्णय को भी हम डिग्री कहते हैं, लेकिन उसे डीम्ड डिग्री कहा जाता है, क्योंकि विधायिका ने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी विधायी बुद्धि में, अपनी विधायी प्रज्ञा में उस न्याय निर्णय को डिग्री की मान्यता देना उचित जाना है। इसी को डीम्ड डिग्री कहा जाता है। डीम्ड डिग्री के दो उदाहरण स्वयं डिग्री की डेफिनेशन के साथ इनक्लोज हैं, ठीक है ना। वे उदाहरण क्या है और क्या डिग्री में नहीं आता, इसकी बात कल करेंगे और शेष बात आगे करेंगे।